स्कॉटलैंड के तट से दूर एक सुनसान आइलैंड पर माइकल अपने डॉग के साथ अकेला रहता है। हर हफ्ते जेसी और उसका अंकल उसके लिए सप्लाईज लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उनसे बचता है। एक दिन जब जेसी घर पर क्रेट छोड़ती है तो वह एक छोटा गिफ्ट भी छोड़ जाती है। बोट के जाने के बाद माइकल क्रेट उठाता है और गिफ्ट को फर्श पर छोड़ देता है। वह बाकी दिन शराब पीते हुए और खुद के खिलाफ चेस खेलते हुए बिताता है। अगले हफ्ते जेसी नियम तोड़कर उसके दरवाजे पर नॉक करती है। माइकल उसे डांटता है, क्रेट पकड़ता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी अपने पैर से उसे रोक लेती है और फिर से गिफ्ट देती है। वह उससे पूछती है कि वह कभी उन्हें ग्रीट क्यों नहीं करता, लेकिन जवाब देने की बजाय माइकल उसका पैर हटाकर दरवाजा बंद कर देता है। जेसी जाते हुए चिल्लाती है कि वह उससे डरती नहीं है। गिफ्ट फिर से दरवाजे के बाहर रह जाता है। बोट पर अंकल को तेज तूफान आने की अलर्ट मिलती है। आसमान पहले ही अंधेरा हो रहा है और लहरें खतरनाक होती जा रही हैं। काफी संघर्ष के बाद जेसी अपनी बोट पर चढ़ जाती है और रोविंग शुरू करती है, लेकिन लहरें जल्द ही उसके ओवर्स छीन लेती हैं और उसे पानी में धकेल देती हैं। उसका अंकल उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन लहरें उसकी बोट को भी नीचे धकेल रही हैं। आइलैंड पर डॉग खिड़की से बाहर देखते हुए कराहता है, जिससे माइकल को आखिर पता चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह घर से बाहर भागता है, वह गलती से गिफ्ट को लात मार देता है। माइकल अपनी बोट पर चढ़ता है और एक प्लेटफॉर्म से फिसलकर पानी तक पहुंचता है। फिर इंजन चालू करके जितना तेज हो सके आगे बढ़ता है। जैसी किसी तरह फिर से पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन उसके पैर नेट में फंस गए हैं, इसलिए वह तैर नहीं पाती। लहरें उसे फिर से पानी के नीचे धकेल देती हैं और वह बेहोश हो जाती है। तभी माइकल पानी में कूदता है और नेट सुलझाकर जेसी को आजाद करता है। वह उसके अंकल को भी बचाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से लहरों में फंसकर वह डूब चुका होता है। माइकल जेसी को अपनी बोट पर लाता है और सीपीआर करता है जब तक वह फिर से सांस लेने नहीं लगती। शाम को जेसी माइकल के बेड पर जागती है। वह अपने अंकल के बारे में पूछती है तो माइकल को उसे सच बताना पड़ता है, जिससे वह रोने लगती है। जेसी बाकी दिन बेड से नहीं उठती और माइकल काउच पर सोता है। अगली सुबह माइकल जेसी के एंकल का इलाज करता है, जो सूजा हुआ है और नेट की वजह से कटों से भरा है। जेसी उससे पूछती है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया और क्या किसी को पता है कि वह यहाँ है, लेकिन माइकल सिर्फ उसे आराम करने को कहता है। जब वह ड्रिंक लेने जाता है, जेसी गुस्से में आकर कहती है कि उसे मेनलैंड वापस ले जाओ, क्योंकि उसका फैमिली उसे ढूंढेगा। लेकिन माइकल जानता है कि उसका कोई फैमिली नहीं है। उसकी मदर मर चुकी है और उसने अपने फादर को कभी नहीं देखा। माइकल के बाहर जाने के बाद जेसी बेड से उतरती है और उसकी डेस्क में बेताबी से खोजती है, जब तक उसे एक नाइफ नहीं मिल जाता। वह उसकी आहट सुनती है तो जल्दी से बेड पर लौटकर नाइफ को पिलो के नीचे छिपा देती है। उस रात जेसी के नाइटमेयर की आवाज से माइकल की नींद खुल जाती है। वह उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ छूता है, जेसी जाग जाती है और नाइफ से उसे धमकाती है। माइकल उसे बताता है कि वह सिर्फ सपना था और उसे नाइफ सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है। दिन बीतते जाते हैं और माइकल जेसी की देखभाल करता रहता है। वह उसे बाथरूम तक उठाकर ले जाता है, खाना बनाता है और उसकी चोटों का इलाज करता है। आखिरकार जेसी फिर से चलने लगती है। वह बाहर जाती है और डॉग के साथ कुछ समय बिताती है, जो माइकल को अच्छा लगता है। एक दोपहर जेसी उससे पूछती है कि वह उसके फैमिली को कैसे जानता है, तो माइकल बताता है कि वह और उसका अंकल रॉयल मरीन्स में साथ सेवा कर चुके हैं। उसे एहसास होता है कि वह उसका नाम नहीं जानती, लेकिन माइकल बताने से मना कर देता है। जब वह कहता है कि डॉग का कोई नाम नहीं है, तो जेसी उसका नाम जैक रख देती है। फिर जेसी माइकल की चेस चालों पर टिप्पणी करती है, जिससे पता चलता है कि वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है। माइकल उसके एंकल को चेक करता है और देखता है कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन वह हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और जरूरी चीजें लाने का वादा करता है। माइकल के बोट से जाने के बाद जेसी उसकी डेस्क देखती है। जब वह ड्रॉर खोलती है तो उसे पता चलता है कि माइकल ने आखिर गिफ्ट खोल लिया था। वह एक स्नो ग्लोब है जिसमें लाइट हाउस है, बिल्कुल आइलैंड वाले जैसा। लंदन में एक गवर्नमेंट कमेटी मैनाफोर्ट को उसके सर्वेलेंस प्रोग्राम थिया के इलीगल इस्तेमाल के लिए डांट रही है। इस प्रोग्राम ने यूके के हर फोन और कैमरा को टैप करके जानकारी इकट्ठा और स्टोर की है। मैनाफोर्ट थिया का बचाव करते हुए कहता है कि इससे दर्जनों हमले रोके गए और कई टेररिस्ट्स की पहचान हुई। हियरिंग के बाद मैनाफोर्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और बताता है कि थिया प्रोग्राम का फॉल आउट सरकार के लिए राष्ट्रीय शर्मिंदगी बन गया है। प्राइम मिनिस्टर अपनी डेस्क का रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट बंद करती है और एक डील पेश करती है। पब्लिक की नजर में मैनाफोर्ट को फायर कर दिया जाएगा ताकि सरकार अकाउंटेबिलिटी दिखा सके और उसकी प्रोटेजे रोबर्टा जिम्मेदारी संभालेगी। बदले में मैनाफोर्ट को छिपकर थिया प्रोग्राम सीक्रेट में चलाने दिया जाएगा। मैनाफोर्ट मान जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसे रिटायरमेंट की बधाई देती है। स्कॉटलैंड में माइकल फार्मेसी जाता है
और शॉपिंग करते समय सभी कैमरा से बचने की कोशिश करता है। फिर वह एक क्लोथिंग स्टोर जाता है और फिर से कैमरा से बचता है, इसलिए वह ढूंढने की बजाय पास के कपड़े उठा लेता है। जब वह निकलता है तो वह सेल्फी ले रही कुछ लड़कियों के पीछे से गुजरता है। उसका चेहरा कैमरा में कैद हो जाता है और जल्द ही थिया प्रोग्राम उसे वायलेंट टेररिस्ट के रूप में फ्लैग कर देता है। मैनाफोर्ट की प्रोटेजे रोबर्टा उसके पीछे असॉल्ट टीम भेज देती है। आइलैंड पर माइकल जेसी के एंकल पर सही बैंडेज करता है और दवा के साथ उसे कुछ स्वीट्स देता है। वह उसे कपड़े भी देता है और हैरानी की बात है कि वे उसे ठीक फिट आते हैं। उस रात माइकल उनकी डिनर बीच में रोक देता है जब उसे बाहर आवाज सुनाई देती है। वह बिनोक्यूलर से जांच करता है और आइलैंड की तरफ आती हुई बोट देखता है। माइकल जेसी से कहता है कि वह खुद को बाथरूम में लॉक कर ले और जब तक वह वापस न आए एक भी आवाज न करे। वह बाथरूम में जाने से पहले नाइफ उठा लेती है और माइकल भी बाहर जाने से पहले ब्लेड लेता है। जैसे ही सोल्जर्स बोट से उतरकर घर की तरफ बढ़ते हैं, माइकल एक रस्सी काटता है जिससे एक बड़ा पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरता है और एक नेट एक्टिवेट हो जाता है जो एक आदमी को पकड़कर पानी के नीचे खींच लेता है। फिर माइकल बहुत तेज लाइट्स चालू करता है जिससे सोल्जर्स अंधे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नाइट विजन गियर पहना हुआ है। वे तुरंत उसे उतारते हैं और माइकल को पास दौड़ते देखकर फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि माइकल आगे निकल जाता है। एक सोल्जर पहाड़ी पर उसका पीछा करता है। माइकल पीछे से हमला करके लैंटर्न उसके सिर पर तोड़ देता है और फ्लेयर से गोली मारकर उसे आग लगा देता है। जल्द ही दूसरा सोल्जर पहाड़ी पर पहुंचता है तो माइकल डिस्ट्रैक्शन के लिए पत्थर फेंकता है। फिर वह आदमी को चाकू मारकर समुद्र में फेंक देता है। इसी बीच एक सोल्जर घर में घुसता है और जैक तुरंत उस पर हमला कर देता है। संघर्ष के बाद सोल्जर जैक को गोली मारकर मार देता है। फिर वह बाथरूम का दरवाजा तोड़कर जेसी को आसानी से काबू में कर लेता है और उसे पकड़कर ले जाता है। गराज में एक सोल्जर माइकल को ढूंढता है जो एक और ट्रैप एक्टिवेट करता है जो उस आदमी को हुक से भेज देता है। वह रस्सी बांधकर उसे लटका छोड़ देता है और छिप जाता है। जल्द ही दूसरा सोल्जर आता है और माइकल उस पर कूदकर उसे डिसार्म करता है और हाथापाई करता है। वह सोल्जर को कई बार चाकू मारता है, फिर भी वह लड़ता रहता है। माइकल उसे जोर से मारता है और OR उसकी गर्दन पर दबाकर उसे मार देता है। उसी समय माइकल को जेसी की चीख सुनाई देती है। वह मरे हुए सोल्जर की गन उठाता है और फायरिंग करता है। किडनैपर के पैरों में गोली मारकर उसे गिरा देता है। जेसी रास्ते से हटते ही माइकल आखिरी सोल्जर को गोली मारकर खत्म कर देता है। करीब से देखने पर पता चलता है कि सोल्जर रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए माइकल उसका इक्विपमेंट लेता है और जेसी से थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है। फिर वह घर में जाता है और देखता है कि जैक मर चुका है। वह अपने पुराने साथी से माफी मांगता है और फोन उठा लेता है। वह एक रहस्यमय दोस्त को कॉल करके कहता है कि वह बैगेज के साथ रास्ते में है और बात खत्म होते ही फोन की बैटरी निकाल देता है। इसके बाद माइकल और जेसी सोल्जर की बोट लेकर आइलैंड छोड़ देते हैं। जल्द ही रोबर्टा को पता चलता है कि उसके सोल्जर्स हार गए हैं तो वह एक स्पेशल एजेंट भेजती है और अपनी टीम से जेसी की पहचान पता लगाने को कहती है। सुबह जेसी और माइकल स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं और जेसी देखती है कि माइकल ब्लीडिंग कर रहा है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक है। वे शहर में छिपते हुए घूमते हैं जब तक उन्हें एक व्हीकल नहीं मिल जाता जिसे वे इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उन्हें कीज चाहिए। माइकल जेसी को ड्राइव करना सिखाता है। जेसी गन पकड़कर पहरा देती है जबकि माइकल एक घर में घुसता है। अंदर माइकल कार कीज ढूंढता है, तभी एक लड़का उसे देख लेता है। अचानक घर का मालिक दरवाजे पर आकर माइकल पर गन तान देता है, लेकिन जेसी पीछे से उसे चौंका देती है और उस आदमी को मजबूर करती है कि वह माइकल की चोट का इलाज करे। इसी बीच रोबर्टा की टीम का एक टेक्नीशियन खबर देता है जो टेररिस्ट प्रोफाइल उन्होंने पहले देखी थी वह नकली है। उसे इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि एक खास चेहरा कैमरा में आते ही वह दिखे। जिसने भी यह बनाया है उसने सेल्फ डिलीटिंग कोड इस्तेमाल किया, लेकिन टेक्नीशियन उसे क्रैक कर लेता है। अब माइकल की प्रोफाइल स्क्रीन पर है और लिखा है कि उसे देखा गया है। जब रॉबर्ट बताता है कि कोई उन्हें अपने ही लोगों को मारने के लिए उकसा रहा है, टेक्नीशियन माइकल के मिशन लॉग्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि फाइल मौजूद नहीं है। उसी समय कंप्यूटर स्कॉटलैंड से एक 911 कॉल पकड़ता है जिसमें एक लड़का कहता है कि उसके पिता को एक आदमी और लड़की ने पकड़ लिया है। रोबर्टा तुरंत उसी एजेंट के साथ एक और टीम भेज देती है जिसे उसने पहले बुलाया था। इसी बीच मैनाफोर्ट अपने सॉफ्टवेयर से सब पर नजर रखता है। वह सोल्जर की रिकॉर्डिंग्स चेक करता है और डर जाता है जब उसे पता चलता है कि इसमें माइकल शामिल है। जब उसे पता चलता है कि रोबर्टा एक खास एजेंट भेज रही है, मैनाफोर्ट पहले ही उस आदमी से संपर्क करता है
और कहता है कि यह ब्लैक काइट ऑपरेशन है और उसे सिर्फ उसी के आदेश मानने हैं। एजेंट वर्कमैन मैनाफोर्ट के प्रति वफादार है, इसलिए वह तुरंत मान जाता है और उसके वापस आने से खुश होता है। मैनाफोर्ट उसे माइकल और जेसी दोनों को मारने का आदेश देता है। घर पर मालिक माइकल के घाव की पट्टी पूरी कर देता है। माइकल अब निकलना चाहता है, लेकिन अचानक पुलिस इमारत को घेर लेती है और मालिक का बेटा मान लेता है कि उसने ही उन्हें बुलाया था। ऑफिसर्स को मुकाबला न करने का आदेश है, लेकिन जैसे ही मालिक दरवाजे की तरफ दौड़ता है, वर्कमैन उसे सिर में गोली मार देता है। माइकल लड़के को समय रहते पीछे रोक लेता है, लेकिन वर्कमैन पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह करने के लिए लगातार गोली चलाता रहता है। जेसी और माइकल पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वे सीधे 2 कॉप्स से टकरा जाते हैं। माइकल एक ही समय में दोनों से लड़ना शुरू कर देता है और कुछ ही चालों में दोनों को बेहोश कर देता है। जब वह बाहर कदम रखता है तो एक तीसरा कॉप सामने आता है, लेकिन माइकल उसे एक साधारण मुक्के से गिरा देता है और उसकी चीजें चुरा लेता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और बाकी कॉप्स भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल पेपर स्प्रे या टेजर से सबको हरा देता है। आखिरी ऑफिसर तो लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए माइकल उसकी कीज ले लेता है। दोनों एक पुलिस कार चुरा लेते हैं और बाहर निकलते समय माइकल गलती से दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार देता है, लेकिन कम से कम वे आखिरकार भाग निकलते हैं। कैमरास पर यह सब देखकर रॉबर्टा वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपने कम्युनिकेटर्स बंद कर दिए होते हैं। इसी बीच वर्कमैन पुलिस कार का पीछा करता है और अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारता है, लेकिन माइकल स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाता है। वर्कमैन फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे खिड़कियां टूट जाती हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। फिर वह पुलिस कार को कुछ और बार टक्कर मारता है, जिससे ज्यादातर खिड़कियां टूट जाती हैं। पीछा जंगल तक जारी रहता है, जहां माइकल अचानक मोड़ लेता है ताकि दुश्मन को चकमा दे सके। दुर्भाग्य से वर्कमैन जल्दी समझ जाता है और फिर उनका पीछा करने लगता है। उन्हें कुछ और बार टक्कर मारता है। जब वर्कमैन फिर से फायरिंग करता है, माइकल गोलियों से बचते हुए गाड़ी थोड़ी धीमी चलाने लगता है। जैसे ही वर्कमैन आगे आता है, माइकल उसकी गाड़ी को जोर से मारता है, जिससे वह पलट जाती है। माइकल पक्का करता है कि गाड़ी सड़क से नीचे धकेल दी जाए। फिर वह और जेसी वहां से निकल जाते हैं। कुछ मील बाद उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिलता है और माइकल कहता है कि अब वे गाड़ी बदलेंगे। जंगल में वर्कमैन अब भी जिंदा है और सड़क पर चलने लगता है, जिसे अचानक एक पुलिस कार और एक सिविलियन व्हीकल रोक देते हैं। वर्कमैन जल्दी से ऑफिसर को गोली मार देता है और सिविलियन को मजबूर करता है कि वह उसे अपनी गाड़ी दे दे। ऑफिस में रॉबर्टा मैनाफोर्ट को कॉल करके पूछती है कि क्या वह माइकल को जानता है। मैनाफोर्ट बताता है कि सालों पहले उसने ब्लैक काइट्स नाम का एक ऑफ बुक एलीट एजेंट्स प्रोग्राम चलाया था। ये एजेंट्स सीक्रेट में काम कर सकते थे और सरकार उनकी हर मिशन पर नजर नहीं रखती थी। माइकल उन पहले एजेंट्स में से एक था और एक असली प्रोडिजी था। एक दिन उसे एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने भेजा गया, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट फॉल्सिफाई कर दी और गायब हो गया। मैनाफोर्ट को लगता है कि माइकल दुश्मनों से मिल गया है और वह रॉबर्टा को सलाह देता है कि उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दे। इसके बाद रॉबर्टा अपने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट्स सिस्टम हैक करवाती है। उसे पता चलता है कि माइकल ने एक आयरानियन साइंटिस्ट को डिफेक्ट करने में मदद की थी। जब उसने उन्हें उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जानकारी दे दी थी, उसे आदेश था कि वह उसे मार दे, लेकिन माइकल ने डील को नजरअंदाज करने से मना कर दिया। जब रॉबर्टा फाइल्स पढ़ती रहती है, मैनाफोर्ट सिक्योरिटी कैमरा से उस पर नजर रखता रहता है। कुछ देर बाद जेसी माइकल से पूछती है कि क्या उसका फैमिली है, और वह कहता है नहीं, वह वाइफ और किड्स नहीं चाहता क्योंकि इससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जेसी कहती है कि अगर इससे उसकी मॉम और अंकल वापस मिल जाते तो उसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ भी मंजूर होती। फिर वह जैक की ड्राइंग निकालती है और कहती है कि वही माइकल का फैमिली था। आखिरकार दोनों अगले टाउन पहुंचते हैं और सिक्योरिटी कैमरा से बचने के लिए सिर झुकाकर चलते हैं, लेकिन एक कार की डैश कैम उनके चेहरे कैद कर लेती है और जल्द ही मैनाफोर्ट के आदमी को उनकी लोकेशन मिल जाती है। वह फुटेज एडिट करके दोनों को गायब दिखाता है और कोऑर्डिनेट्स वर्कमैन को भेज देता है। दोनों लोकल चर्च में जाते हैं जहां वे माइकल के पुराने दोस्त आर्थर से मिलते हैं, जो उन्हें जंगल के बीच अपने घर ले जाता है। जब जेसी किचन में कुछ अजीब दवाइयां देखती है, आर्थर बताता है कि उसने गवर्नमेंट छोड़ने से पहले थिया बनाने में मदद की थी और उसके पास अभी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी है। जब माइकल गायब हुआ था, आर्थर ने उसकी तस्वीर बदलकर किसी आम आदमी की लगा दी थी, लेकिन मैनाफोर्ट ने उसे टेररिस्ट प्रोफाइल से बदल दिया। माइकल चाहता है कि आर्थर जेसी का ख्याल रखे जबकि वह लड़ने जाए, लेकिन आर्थर मना कर देता है। तभी जेसी बीच में बोलती है और बताती है कि आर्थर को कैंसर है। उसे पता है क्योंकि वह वही दवा ले रहा है जो उसकी मदर ने मरने से पहले ली थी। ये सोचकर कि माइकल उससे छुटकारा पाना चाहता है,
जेसी खुद को बोझ कहकर माफी मांगती है और चली जाती है। आर्थर जब पुष्टि करता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, माइकल उनसे एक पुराने ट्रैफिकर का लोकेशन पूछता है। आर्थर कहता है कि यह बुरा विचार है क्योंकि वह आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन माइकल कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। दरवाजे के पीछे वर्कमैन है और वह फायरिंग शुरू कर देता है, तो माइकल जल्दी से फर्नीचर के पीछे छिप जाता है। जब वर्कमैन कमरे में घुसता है, माइकल शेल्व्स उसके ऊपर गिरा देता है। दोनों आदमी कमरे की चीजों को हथियार बनाकर लड़ने लगते हैं। झगड़े में एक गन फर्श पर गिरती है। दोनों बेहतरीन फाइटर हैं, लेकिन कई वारों के बाद वर्कमैन माइकल पर भारी पड़ जाता है। जब वह उसे मारने वाला होता है, जेसी गन तानकर उससे रुकने की भीख मांगती है। वर्कमैन उस पर झपटता है उसे डिसआर्म करने के लिए, और तभी माइकल नेल गन उठाकर उसे कई बार मारता है और जेसी के साथ भाग जाता है। जब वर्कमैन फिर फायरिंग करता है, दोनों आर्थर से मिलते हैं और उसकी कार में निकल जाते हैं। वर्कमैन पीछे से गोली चलाता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। मैनाफोर्ड उसे मैसेज करके पूछता है कि काम हो गया या नहीं। वर्कमैन न कहता है तो मैनाफोर्ड अपने असिस्टेंट से टीम तैयार करने को कहता है। जब वे एक टाउन पहुंचते हैं, आर्थर माइकल को फोन देता है और चला जाता है। माइकल और जेसी अकेले आगे बढ़ते हैं और जेसी उससे कहती है कि उसे अपने अगले आइलैंड पर साथ ले चले, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि वह चाहता है कि जेसी की जिंदगी बेहतर हो। इसी बीच रोबर्टा को अपने टेक्नीशियन से पता चलता है कि कोई उनकी पीठ पीछे थिया इस्तेमाल कर रहा था, तो वे एक ट्रैप तैयार करते हैं। लंदन में माइकल जानबूझकर कैमरास को अपना चेहरा दिखाता है। वे एक नाइट क्लब में जाते हैं और वह बाउंसर को पीट देता है ताकि वह उन्हें अंदर जाने दे। मैनाफोर्ड कैमरास पर उनके चेहरे देखता है और लोकेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। अब रोबर्टा समझ जाती है कि उसके पीछे वही काम कर रहा था। क्लब में माइकल और जेसी ट्रैफिकर कमाल से मिलते हैं। जब माइकल उससे जेसी के लिए नई पहचान और सेफ पैसेज मांगता है, कमाल पूछता है कि वह उसकी बात क्यों माने। माइकल बताता है कि इतने सालों से कमाल सिर्फ इसीलिए काम कर पाया क्योंकि उसने अपनी कंपटीशन की खबर मैनाफोर्ड को दी थी, लेकिन अब मैनाफोर्ड छिपकर इलीगल काम कर रहा है और रास्ते में आने वाले सबको मार देगा क्योंकि माइकल ने जानबूझकर कैमरास में चेहरा दिखाया है। एजेंट्स जल्द ही क्लब में पहुंच जाएंगे। कमाल के पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कुछ ही पलों में कमाल पेपर वर्क तैयार कर देता है। बोट 30 मिनट में निकलने वाली है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। दोनों क्लब से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि मैनाफोर्ड की टीम पहुंच चुकी है। माइकल एक आदमी पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। तेज म्यूजिक की वजह से भीड़ को कुछ पता नहीं चलता। फिर माइकल बार से ग्लास उठाकर तोड़ता है और दूसरे एजेंट को कई बार घोंप देता है। अगले दुश्मन को वह गोली मार देता है और इस बार कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं। जेसी और माइकल बाथरूम कॉरिडोर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ एक और एजेंट उन्हें ढूंढ लेता है और शूट आउट शुरू हो जाता है। माइकल दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करता है और जेसी को खींचकर वापस क्लब में लाता है, जहां एजेंट्स अचानक उसे घेरकर पीटना शुरू कर देते हैं। जेसी लड़ाई में कूदने की कोशिश करती है और एक आदमी उसे गिरा देता है, तो माइकल उसे बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार देता है। अब भीड़ घबराकर भागने लगती है। इस अफरा तफरी में माइकल के लिए चलना मुश्किल हो जाता है और एक एजेंट मौका देखकर जेसी को किडनैप कर लेता है। माइकल आर्थर को कॉल करता है, जो सिक्योरिटी कैमरास देखकर किडनैपर का पीछा करते हुए उसे रास्ता बताता है। जैसे ही जेसी को वैन के पीछे फेंका जाता है, रोबर्टा के सोल्जर्स भी पहुंचकर सड़क ब्लॉक कर देते हैं। माइकल अभी भी उन्हें दुश्मन समझकर कुछ को पीट देता है। जब उसे वैन मिलती है, मैनाफोर्ड के एजेंट्स उसे घेर लेते हैं, तो अब उसे उनसे लड़ना पड़ता है। माइकल एक एक करके सबको गिरा देता है और जेसी से मिलने दौड़ता है। उसी समय वर्कमैन पहुंच जाता है, तो दोनों एक बाइक चुराकर भागते हैं। पियर पर जेसी रोती है क्योंकि वह माइकल के बिना नहीं जाना चाहती। अचानक गोली चलने की आवाज आती है, तो माइकल जेसी को बोट पर चढ़ा देता है और उसे सुरक्षित जाते हुए देखता है। इसके बाद माइकल और वर्कमैन एक दूसरे पर गोली चलाते हैं जब तक एमो खत्म नहीं हो जाता। फिर वे हाथापाई करने लगते हैं, पाइप और चेन को हथियार बनाकर। वर्कमैन माइकल को चोक होल्ड में पकड़ लेता है, लेकिन माइकल उसे गिरा देता है और चेन से कई बार मारता है। आखिरी वार में वह चेन पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सिर पर मारता है और आखिरकार उसे मार देता है। कुछ समय बाद अपने मैंशन में मैनाफोर्ड खिड़की से बाहर देखता है और जमीन पर 2 गार्ड्स को मरा हुआ पाता है। जब वह मुड़ता है, माइकल कमरे में आ चुका होता है। दोनों कई मिनट तक ब्लैक काइट प्रोजेक्ट पर बहस करते हैं, जब तक माइकल आखिरकार मैनाफोर्ड के सिर में गोली नहीं मार देता। 3 महीने बाद स्पेन में जेसी अपनी नई जिंदगी में बस चुकी है। रोबर्टा और उसकी टीम उस पर नजर रखे हुए हैं, उम्मीद करते हुए कि माइकल कभी न कभी आएगा। जेसी इस समय एक कैफे में पढ़ रही है, लेकिन कोई कैमरा हिलाता है
और रोबर्टा उसकी नजर खो देती है। वेट्रेस जेसी के लिए एक बैग लाती है जिसमें उसे एक चेस पीस मिलता है। माइकल सड़क से उसे देखता है लेकिन उसके मुड़ने से पहले ही वहां से चला जाता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।